अच्छा जी, हमने आज वीक 7 का लेक्चर 1 स्टार्ट करना है और इसमें हमने जो टॉपिक हम शुरू करेंगे दैट इज़ नंबर डेस 3.5 इन चैप्टर 3। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी इस तरह से किया था कि थोड़ा सा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को समझा था, फिर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को समझा था, फिर उनकी हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एनालिसिस का टॉपिक किया था जिसमें हम लोगों ने 2 मेथड्स सीखे थे एलटीआई सिस्टम की आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है। एक मेथड था कन्वोल्यूशन और दूसरा मेथड था डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कन्वोल्यूशन चूँकि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर सिग्नल मतलब इनपुट सिग्नल या फिर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स इन दोनों में से कोई अगर इन्फिनिट ड्यूरेशन का हो तो कन्वोल्यूशन का प्रोसेस एक तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और दूसरा कन्वोल्यूशन के प्रोसेस में मसला ये है कि इनपुट की पास्ट वैल्यूज़ को कैप्चर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे आईआईआर सिस्टम्स या ऐसे सिस्टम्स जिनमें कुछ मेमोरी हो वहाँ पे कन्वोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो आउटपुट को कम्प्लीटली कैप्चर नहीं कर सकता। तो फिर उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन पढ़ा था। मतलब अ, इन दोनों मेथड्स को पढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात थी। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा जी ट्रांसफॉर्म को समझ लिया कि जी ट्रांसफॉर्म एवेल्यूएट कैसे करते हैं। सबसे पहले कि जी ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करते हैं, फिर उसको हम सिग्नल के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर हमें सिस्टम को भी हम लोगों ने उसको उसका जी ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा, मुख्तलिफ सिस्टम्स का, एफ आई आर सिस्टम का या आई आई आर सिस्टम का। फिर उसके साथ एक जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिंक्ड होता है उसकी सिग्निफिकेंस भी हमने देखी। तो आज हम जी ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए एलटीआई सिस्टम की आउटपुट निकालना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अगर आपके पास सिस्टम फंक्शन या ट्रांसफ़र फंक्शन भी हम इसे कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच ऑफ जी से, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो क्या आप इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हो? ये आपने मुझे बताना है। इम्पल्स रिस्पॉन्स तो एच एफ जी को कहते हैं ना, नहीं, मतलब एच एफ एन को कहते एच हैं। ऑफ एन को कहते हैं जी। तो क्या आप इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हो अगर आपको एच ऑफ जी गिवन हो तो? वो तो डोमेन दूसरी होती है, तो इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा मतलब। जी, कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। मतलब अब वही बात है कि हम लोगों ने इसको इनवर्स जी जी ट्रांसफॉर्म अगर एच एफ जी पे ही जी लगाएगा बिल्कुल, हम लोगों ने तो एक्चुअली फिर 2 तरह के इम्पल्स रिस्पॉन्सेज़ देखे हुए हैं। एक वो इम्पल्स रिस्पॉन्सेज़ जो एफआईआर सिस्टम के होते हैं, ठीक है? और वो कुछ ज़ी रेज़ टू पावर एन की पावर में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, ठीक है? फिर हम लोगों ने अच्छा, ये मुझे ना यहाँ पे करना चाहिए अगर अगर मेरे पास मतलब ट्रांसफ़र फ़ंक्शन इस तरह का हो। फिर हम लोगों ने आईआईआर सिस्टम के इम्पल्स ट्रांसफ़र फ़ंक्शंस भी देखे हुए हैं। वो कुछ पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है? एक मतलब फ्रैक्शन होती है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर हमें एफआईआर सिस्टम का ट्रांसफ़र फ़ंक्शन गिवन हो या आईआईआर सिस्टम का ट्रांसफ़र फ़ंक्शन गिवन हो तो क्या इन ट्रांसफ़र फ़ंक्शन से आप इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हो व्हिच इज़ रिप्रेजेंटेड एज़ एच ऑफ एन? जी, असल में आपके जवाब को क्या ये समझ लूँ कि आप ये निकाल सकते हो फिर मैं आगे चलूँ? मेरे ख्याल से तो निकाल सकते हैं ओके, इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म से। ठीक है। हम लोगों ने भी थोड़ा सा इन चीज़ों को
पिछले लेक्चर्स में देखा भी था। ओके, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक तो ट्रांसफर फंक्शन की अवेलेबिलिटी से मैंने आपसे पूछा इम्पल्स रिस्पॉन्स का, जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ अबाउट डिफरेंस इक्वेशन। क्या आप डिफरेंस इक्वेशन भी लिख सकते हो अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन अवेलेबल है तो? डिफरेंस इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन याद है क्या होती है? याद है, लेकिन वो जी में याद नहीं रहा। जी मैं याद नहीं, नहीं ओके चलो आप मुझे ज़रा डिफाइन करो ना डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद मैं आपको याद कराती हूँ। एफआईआर के केस में तो वो सम ऑफ इनपुट्स होती है और बिल्कुल ठीक आईआईआर है, में उसमें आउटपुट कंपोनेंट भी ज़बरदस्त आ जाते हैं। ज़बरदस्त। हाँ, डिफरेंस इक्वेशन बिल्कुल यही होती है कि एफआईआर सिस्टम से केस में सिर्फ इनपुट के कंपोनेंट्स होते हैं, वाई एन इज इक्वल टू इनपुट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, और आईआईआर सिस्टम की केस में वाई ऑफ एन इज इक्वल टू इनपुट के कंपोनेंट्स प्लस आउटपुट के कंपोनेंट्स, मतलब पास्ट वैल्यूज़। डिफरेंस इक्वेशन ये होती है। अब सवाल मेरा ये था कि लेट्स सपोज अगर इस तरह की एफआईआर सिस्टम की इक्वेशन गिवन है, तो इसको देखकर हम वाई ऑफ एन लिख सकते हैं मसलन। ओके चलो मैं इस तरह से पूछती हूँ, अगर मेरे पास लेट्स सपोज कि ये टर्म है ट्रांसफर फंक्शन में, तो इसको मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी? ये थोड़ा सा ट्राई करो, इट्स नॉट इसको डिफिकल्ट। हम लिख सकते हैं ना, यू ऑफ एन नहीं यू ऑफ एन नहीं, एक्स और ऑफ एन माइनस टू, ओके ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से मेरे पास अगर ये इस फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो उसको हम उसकी डिफरेंस इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अच्छा, अगर आपको ज़हन में नहीं आ रहा, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मतलब आप मुझे एक कोई फ़ंक्शन लिखवाओ ताकि फिर हम वहाँ से आगे चलें। यही वाले था ना, ऐसे एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन से पर इसमें तो डिनोमिनेटर भी होता है। जी, इसमें डिनोमिनेटर भी आएगा। तो आप मुझे कोई भी एक फ़ंक्शन लिखवा दो, बेशक आप वो लिखा हुआ कोई नज़र आ रहा है तो वो बोल दो, और हम उसको देख कर ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो तो हमने उसे डिफरेंस इक्वेशन कैसे लिखनी है। कोई भी अगर आपके सामने कोई एक्सप्रेशन इस जी फ्रैक्शन फॉर्म प्लस में, टू जी प्लस टू, ओवर जी माइनस थ्री ये जी आप माइनस डिनोमिनेटर वन बता बाई रहे हो, टू। जी प्लस टू जी माइनस थ्री। यस, अच्छा, जी माइनस थ्री। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ एक ही था, जी अच्छा, प्लस टू, ओके वो ओके, डिफरेंट नहीं किया। ठीक है। और ये आपने क्या बताया, जी डिनोमिनेटर माइनस थ्री जी माइनस थ्री, और जी माइनस वन बाई टू। जी माइनस वन बाई टू, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा पहले इसको नेगेटिव पावर्स में, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जी टू पावर माइनस टू से। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सवाल ये है कि क्या ये जो लास्ट एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, ये समझ आया कि लिखा कैसे गया है?
मल्टीप्लाई कर दिए ना इसको जी कह सकते हैं रेज बाय -2 को। जी। हाँ, यस मल्टीप्लाई तो किया है लेकिन ये समझ भी आ गई है कि कैसे लिखा गया है? यस मैम। ओके। मैं इसकी ज़रा ब्रैकेट सॉल्व करने लगी हूँ। -7/2 आएगा, प्लीज़ कोई कंफर्म कर दे। कोई वेरीफाई कर सकता है कि एक्सप्रेशन मैंने ठीक लिखा है कि नहीं? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आज? मैम सही लगा। ओके, चलो अगर उसमें कुछ मिस्टेक है भी तो मतलब आपको पता है कि वो इन कोफिशिएंट्स के साथ होगी, वो आप लोग ठीक कर सकते हो। ओके, उसके बाद अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है? अच्छा, यहाँ से आगे अगर टाइम डोमेन में जाना होगा तो कैसे जाएंगे? इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी, मसलन y ऑफ z का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म या y मतलब उसमें कैसे मैं लिख सकती हूँ उसको टाइम डोमेन में y ऑफ z को? y ऑफ n, ठीक है? अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से ओके 7/2 लिखा जाएगा, ये चीज़ कैसे लिखी जाएगी? ये इसका वो ट्रांसफॉर्म ही आ गया ना जी, एज इट इज y ऑफ इंटरलीनियरिटी n से माइनस 1, तो ये -2 ठीक है? और ये हो जाएगा y ऑफ n माइनस 2, ठीक है? और यहाँ पर आप इनपुट के जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी लिख सकते हो और इवेंचुअली y ऑफ n इज इक्वल टू सारी इक्वेशन लिखी जाएगी। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन इस प्रोसेस के थ्रू ये सीखा कि अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो, बेशक वो FIR सिस्टम का हो या IIR सिस्टम का हो, तो हम उसके थ्रू डिफरेंस इक्वेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा सा हम अब आउटपुट को कंप्यूट करना सीखेंगे। ट्रांसफर फंक्शन की अवेलेबिलिटी के बाद हमें निकालना है, सीखना है रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन सिस्टम with रैशनल सिस्टम फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन। रैशनल यानी कि जो हमारे पास p/q की फॉर्म में हो, हम एक IIR सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने मतलब ये इक्वेशन यहाँ पर इस्तेमाल की थी, ये वाली। इस इक्वेशन को देखकर हम लिख सकते हैं, आउटपुट को रिलेट कर सकते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ इस तरह से। और ये हमने इक्वेशन पहले भी देखी थी जिस वक्त हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म की मोटिवेशन पढ़ी थी कि किस तरह से जी ट्रांसफॉर्म कन्वोल्यूशन के प्रोसेस को एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारे पास लेट्स सपोज के दोनों फंक्शंस यानी कि एक्स ऑफ जी और एच ऑफ जी दोनों रैशनल फॉर्म में है, ठीक है, या फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो एक्स ऑफ जी को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम न्यूमरेटर
ओवर डिनोमिनेटर, और एच ऑफ जी को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। ठीक है, और फिर इनके प्रोडक्ट के बाद जब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाएंगे तो लेट्स सपोज कि अगर ये जो हमारे पास सिस्टम है, मतलब ये हमारे पास सिस्टम का एक्सप्रेशन है और ये हमारे पास इनपुट का एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास सिस्टम में इटसेल्फ कैपिटल एन नंबर ऑफ पोल्स हैं और जो इनपुट है उसमें कैपिटल एल नंबर ऑफ पोल्स हैं, जब मैं ये बात कह रही हूँ कि कैपिटल एन नंबर ऑफ पोल्स और इसमें कैपिटल एल नंबर ऑफ पोल्स, तो इस बात का मतलब समझ आता है कि इस बात का क्या मतलब है? अगर नहीं आया तो प्लीज़ बताओ, और अगर आया है तो मुझे फिर भी समझाओ कि इस बात का क्या मतलब है। जब मैं कहती हूँ कि इस एक्सप्रेशन में एन नंबर ऑफ पोल्स होंगे और इनपुट में एन नंबर ऑफ पोल्स होंगे, तो उसका मतलब क्या है? आप इक्वेशन वाइज मतलब मैथमेटिकली भी मुझे बता सकते हो। नहीं, मैं नहीं समझ सही आता, समझ ओके। नहीं। अच्छा, अम, आपको थोड़ा सा याद होगा, अच्छा मुझे भी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। आपके ज़हन में होगा कि मैंने एच ऑफ जी की एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग इस तरह से लिखा करते थे। यस, ये शायद थोड़ा सा आपको याद हो। यहाँ पे वन आएगा, ठीक है। ए नॉट इज मस्ट बी इक्वल टू वन। अच्छा, अब देखो, जो हमारे पास न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है उसका ऑर्डर है m, और जो डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है उसका ऑर्डर है n। तो इस इक्वेशन के लिहाज से सिस्टम में m कैपिटल नंबर ऑफ m जीरोस हैं और n पोल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ कि जी इस सिस्टम में या इस एक्सप्रेशन के n पोल्स हैं उसमें, तो उस तरह से उसको हम ये भी समझ सकते हैं कि जो इस एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है उसके उसके उस पॉलिनोमियल की पावर n है। ठीक है, ओके। अच्छा, चलो हम यहाँ से आगे चलते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा, अब सिस्टम में n पोल्स हैं, यानी कि इसके डिनोमिनेटर की पावर n है, और ये जो हमारा हमें इनपुट गिवन है उसमें l पोल्स हैं, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें उसके पॉलिनोमियल की जो पावर है दैट इज़ l। और हम इस एक्सप्रेशन के ऊपर जब पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाएंगे तो अगर मतलब मैं सिर्फ ओके, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि जो ये वाला सारा एक्सप्रेशन है ये इसकी वजह से इधर आएगा। ये बात समझ आती है? यस मैम। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी वजह से हम इस तरह लिख सकते हैं। ओवरऑल, अच्छा, अगर मेरे पास z ट्रांसफॉर्म इस तरह से लिखा जाए तो उसका
एंड डोमेन सिग्नल कैसे लिखा जाता है, मतलब ये बस ये जी ट्रांसफॉर्म है ना, जी ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन अवेलेबल है, मुझे जो एंड डोमेन में सिग्नल लिखना है वो किस तरह से मैं लिखूंगी। ए इसका A1 तो मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा ना, A1 तो एक स्केलर फैक्टर है। उसके बाद और P1 अच्छा आगे U ऑफ एट आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा तो ये जो मेरे पास अ, ये वाली इक्वेशन अवेलेबल है, ये जो ऊपर वाली, ये जो मैंने y ऑफ z के फॉर्म में लिखी है। अब इसके बाद जब हमने इस इक्वेशन का y ऑफ n लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं पहले एक ही आएगा ना। जी जी पहले एक है, थैंक यू। अच्छा ओके, मैथमेटिकली आप लोग ग्रैस्प कर पा रहे हो कि हम लोगों ने क्या किया अभी तक? जी मैम। ठीक है। अच्छा अब मुझे लग रहा है कि सिर्फ असद पढ़ाई कर रहा है, प्लीज़ कोई और भी अब जवाब दे। अब मेरा सवाल ये है कि हम लोगों ने अभी तक ये मतलब आउटपुट के बेसिकली अगर हम देखें तो बेसिकली सम ऑफ टू पार्ट्स हैं, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, ओके लेट मी यूज़ ब्लू मार्कर क्योंकि मैंने ऊपर भी ब्लू में किया था। ये जो सिस्टम के पोल्स हैं ना उसकी वजह से मुझे ये वाला जवाब मिला है, और जो इनपुट सिग्नल के पोल्स हैं उसकी वजह से मुझे ये वाला जवाब मिला है। अब आप थोड़ा-सा, जब हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, उस वक़्त भी अगर आपको याद हो तो हम उसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करते थे। वो कौन से 2 पार्ट्स होते थे? होमोजेनियस और होमोजेनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थैंक यू असद। मुझे लगता है कि अगेन जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे इन जो 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है अपने आउटपुट सिग्नल को, तो क्या मुझे कोई देख के बताएगा कि ये मतलब पार्ट्स तो ये वही है दोनों, होमोजेनियस सॉल्यूशन कह लो या नेचुरल रिस्पॉन्स कह लो और फोर्स्ड रिस्पॉन्स। तो नेचुरल रिस्पॉन्स कौन सा है और फोर्स्ड रिस्पॉन्स कौन सा है? नेचुरल रिस्पॉन्स और फोर्स्ड रिस्पॉन्स। मैम फोर्स होगा जो इनपुट के जरिए आ बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं रेड से सर्कल कर दूं या इसके साथ रिलेट करने के लिए? यस ओके, तो इसका मतलब है कि नेचुरली मुझे इसको ब्लू से सर्कल करना है ताकि इसको मैं इसके साथ रिलेट करूं। ठीक हो गया। तो आउटपुट का जो ये वाला पार्ट है जो कि सिस्टम के पोल्स पर डिपेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिस्पॉन्स, और आउटपुट का जो ये वाला पार्ट है जो कि इनपुट के पोल्स पर डिपेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा अब इसी आप लोगों ने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स सुना है, बेशक उसको अगेन कंट्रोल सिस्टम में या फिर किसी Yes, और madam. जगह। थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? मैम जब एक सिस्टम ट्रांजिशन में होता है अपनी इनिशियल स्टेट से एक स्टेडी स्टेट पे जा रहा होता है, तो उस पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड के रिस्पॉन्स को ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जब वो स्टेबल हो जाता है फिर उसे स्टेडी स्टेट। अच्छा, अब आपकी बात को ही मैं इसी तरह से अगर कहूँ, आपका आखिरी जुमला तो बिल्कुल ठीक था कि जो स्टेबल आउटपुट होती है, यानी कि स्टेबल से मुराद है कि जो आउटपुट हमें मतलब
एन की या टी की हायर वैल्यू से मिलती है, मतलब जो आउटपुट मिलती रहती है हमें सिस्टम से, उसको हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं। और जो रिस्पॉन्स टाइम के साथ डाई डाउन होता जाता है उसको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसी को हम ज़रा मैथमेटिकली देखते हैं। हम लोगों ने कहा कि जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है या वो रिस्पॉन्स जो हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन से मिलता है उसको हम कह सकते हैं मतलब इस पार्ट का नाम हम लोगों ने नेचुरल रिस्पॉन्स रखा था, ठीक है। अब अच्छा ओके, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर लेट्स सपोज कि ये एक स्टेबल सिस्टम है तो इसके पी ऑफ केस कैसे होंगे, पोल्स कैसे होंगे इसके, मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड पे होगा। आप लोग मुझे कंट्रोल सिस्टम के लिहाज से बताते हो हमेशा। ये इस पे अच्छा होगा नहीं ना, ये मैं जो एक्सिस है, रियल एक्सिस। बिल्कुल ठीक है, रियल एक्सेस पे तो होंगे लेकिन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है आपका? अमेरिकन वैल्यू जी मतलब ये जो पोल्स हो गए, ये जी वो नहीं हो गए यार, मुझे कुछ बोल गया क्या कहता है। अच्छा ओके चलो फिर मैं आपका आपका ना जवाब थोड़ा सा आपके लिए आसान करती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास ये दोनों इक्वेशंस हैं तो इसमें से एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कौन सा है और एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कौन सा है, हाँ 0.5 ठीक वाला। है ना। ये वाला टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा लेस और ये देन वाला 1 होगा। इंक्रीज होता जाएगा। तो हम लोगों ने नतीजा ये निकाला था कि -1 से लेके मतलब -1 और 1 को एक्सक्लूड करके ये जो दरमियान का रीजन है, अगर तो सारे के सारे पोल्स मतलब जितने भी पोल्स हैं वो इस रीजन के दरमियान लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम स्टेबल होगा, यस। Yes. या फिर अगर कॉम्प्लेक्स पोल्स भी हैं तो वो फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं या फिर वो मतलब दूसरे एक्सिस की तरफ भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है उनका जो एक्स पार्ट है, लेकिन वो मतलब उनका जो क्या कहना चाहिए उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम होगा, यस। डू वी नो दैट? Yes. ओके अच्छा तो अगर तो एक स्टेबल अगर हम एक स्टेबल सिस्टम की बात करें ना जिसमें पोल्स अगर तो रियल एक्सिस पे हैं तो वो -1 और 1 के दरमियान है और अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड 1 से कम है। तो इस तरह का जो इस तरह के सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है। मसलन अगर तो वो रियल पोल्स हैं तो वो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, और अगर रियल पोल्स के ऊपर मिलने वाला नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं तो रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का हो सकता है। डिकेइंग होगा लेकिन वो साइनोसाइडल हो गया। जी मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये डिकेइंग है, ठीक है। मतलब हो सकता है आपको डायग्राम से नज़र ना आ रहा हो लेकिन ये डिकेइंग रिस्पॉन्स है, ठीक हो गया। तो अगर हमें बात कर रहे हैं स्टेबल सिस्टम की तो उसमें अगर रियल पोल्स हैं तो आपके पास नेचुरल रिस्पॉन्स इस तरह का आएगा, और अगर उसमें कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं तो नेचुरल रिस्पॉन्स इस तरह का आएगा। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो स्टिल ये एड अप हो जाएंगे दोनों रिस्पॉन्सेज, लेकिन स्टिल टाइम इंक्रीजिंग एन के साथ जो वाई नेचुरल रिस्पॉन्स है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे कर देंगे, अगर एन के इंक्रीज़ करने के साथ जो आउटपुट का नेचुरल रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज़ करेगा। तो इस सिचुएशन में मतलब इस तरह के जो नेचुरल रिस्पॉन्स को फिर हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अगर 1 होगा तो वो ट्रांजिएंट नहीं होगा लेकिन वो स्टेबल तो होगा। अगर 1 होगा तो वो ट्रांजिएंट नहीं होगा। अच्छा ये जो है ना स्टेबल होगा कि नहीं इसको हम यहाँ पे डिस्कस हमें नहीं करना चाहिए। इसका मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल में जवाब देना चाहूँगी। अनस्टेबल नहीं होगा लेकिन मतलब उसको मार्जिनली स्टेबल फिर भी कह सकते हैं, लेकिन स्टिल ये आंसर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आप उसको मार्जिनली स्टेबल कह के या अज्यूम करके आगे चलो।
ठीक है। लेकिन जैसे कि उसने सवाल पूछा कि अगर मेरा जो पोल है वो एग्जैक्टली 1 पे आ जाए या 1 से एक्सीड कर जाए, आप उन दोनों सिचुएशंस की दोनों सिचुएशंस में जो वाई एन आर बनेगा वो आप बना सकते हो, राइट। मतलब एक सूरत हाल में ये स्टेबल से मुराद है कि कांस्टेंट रहेगा। अगर पी ऑफ के 1 पे हो तो वाई एन आर कॉन्स्टेंट रहेगा, यस। यस। और अगर पी ऑफ के 1 से बड़ा हो तो ये एक्सपोनेंशियली ऑफ कोर्स इंक्रीज करता जाएगा। तो उन दोनों सूरतों में वाई एन आर को हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स नहीं कहेंगे। नेचुरल रिस्पॉन्स सिर्फ एक ही सूरत में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहलाता है, अगर वो टाइम के इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता जाए तो। ओके। अच्छा, और इसी तरह से अब हम लोगों ने जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हम लोगों ने समझ लिया कि वो क्या है, उसका ताल्लुक नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ है, और एक पर्टिकुलर कंडीशन में हम नेचुरल रिस्पॉन्स को ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। अब जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, इसका ताल्लुक किसके साथ होगा? फोर्स्ड रिस्पॉन्स के साथ। और हम फोर्स रिस्पॉन्स की कंडीशन देखते हैं कि हम किस सिचुएशन में फोर्स रिस्पॉन्स को स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं। आउटपुट के इस पार्ट को हम लोगों ने कहा था फोर्स रिस्पॉन्स, या हम लोगों ने मतलब इसको पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन से भी डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब थ्योरी तो सारी वही है जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। कि अगर तो ये 1 to L होगा ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। इट शुड बी 1 to L, थैंक यू। अच्छा, ये हमारे पास जी डोमेन है, और अगेन हम इसको देखते हैं, ये 1 और ये -1। तो अगर तो सारे क्यू ऑफ केस रियल एक्सिस पे यानी कि यहाँ पे लाई करेंगे, या फिर उनका मैग्नीट्यूड कुछ 1 से कम होगा, तो ये जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स है ये भी टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा। ये बात समझ आती है हमें? यस। ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर क्यू ऑफ के यानी कि क्यू ऑफ के इटसेल्फ अगर 1 है, या क्यू ऑफ के का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब इस ओके चलो मैं इसको दोनों को थोड़ा ड्रॉ करके भी दिखा दूँ। क्यू ऑफ के 1 तब होगा अगर पोल एग्जैक्टली यहाँ पे लाई करेगा, और मैग्नीट्यूड 1 तब होगा अगर मतलब वो यूनिट्स इन पे होगा। हाँ सर्कल में सर्कल मतलब ये जो पूरा सर्कल है ना, इसके ऊपर कहीं पे भी हमारे पास मतलब कॉम्प्लेक्स पोल का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस सूरत हाल में जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स है वो टाइम के ज़्यादा होने के साथ डिक्रीज नहीं करेगा, वो मतलब एक कांस्टेंट रिस्पॉन्स रहेगा हमारे पास। ये बात हमें समझ आती है? यस। ओके। तो ये जो सिचुएशन है कि जहाँ पर क्यू ऑफ के हमारे पास टाइम के साथ ख़त्म नहीं हो रहा, या मतलब एक फर्दर हम उसको कहना चाहेंगे कि टाइम के साथ हमें कांस्टेंट आउटपुट दे रहा है, तो उस सूरत हाल में जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स है उसको हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं। बाकी मतलब जब अनस्टेबल हो गया तो वो तो उसको तो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ना, उस वाले केस में तो हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स को हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं जिस वक्त हमारा क्यू ऑफ के 1 हो जाता है, और नेचुरल रिस्पॉन्स को हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं जिस वक्त हमारा पी ऑफ के 1 से कम होता है, मतलब रियल एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे हो गया और उसका मैग्नीट्यूड जो है 1 से कम है। इसको हम इक्वेशन के थ्रू ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन पी ऑफ के इज़ लेसर देन 1 और पी ऑफ के का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ लेसर देन 1। तो इस सूरत हाल में नेचुरल रिस्पॉन्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहलाता है, ओके। ठीक है। अच्छा, अब हम हमारे पास टाइम कितना ओके हमारे पास टाइम है, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं।
ओके, ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन है और हमने इसकी आउटपुट निकालनी है व्हेन इनपुट इज इक्वल टू दिस रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल और जब इनपुट बराबर है इस फंक्शन के। ठीक है, तो इन दोनों सिग्नल्स के साथ हमने इस सिस्टम की आउटपुट निकालनी है। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो है ना इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन लिख रही हूँ और मैं फिर 1 मिनट इंतज़ार करूँगी। पहले आप मुझे इस ट्रांसफ़र फंक्शन को देख के बताओ कि क्या आपके पास अगर ये इक्वेशन हो तो आप उससे ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकते हो। यस मैम। ओके, गुड इनफ। अच्छा, अब हम इस वक्त जो है ना पार्टी को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स ऑफ एन अगर हमारे पास ये वाला सिग्नल है, इसका एक्स ऑफ जी कैसे लिखेंगे? वन 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 जी इनवर्स, बिल्कुल ठीक है। एक्स ऑफ जी ये आएगा हमारे पास और आउटपुट को हम लिख सकते हैं हाँ, 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 ठीक है। ये उस तरह का एक्सप्रेशन आ गया जिस तरह का एक्सप्रेशन हम लोगों ने शुरू में लिखा था, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, अब इन दोनों का मतलब अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, इसी पर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैं सिर्फ मतलब जो हम लोगों ने अभी एक जनरल इक्वेशन लिखी है ना उसे मैंने एज और बीज की टर्म्स यूज़ की थी, तो मैं उस वजह से इसको ऐसे लिख रही हूँ जस्ट टू शो कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये मैंने मतलब सिस्टम के रिस्पांस के लिए लिखी है और ये वाली मैंने इनपुट के रिस्पांस के लिए लिखी है। लेकिन आप जब आप खुद सॉल्व करोगे तो इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको A1 A2 ले लो या आप इनके नाम जो भी रखो। ठीक है, तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ मैंने जो जहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट किया था उस जेनेरिक इक्वेशन को फॉलो करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अच्छा, चूँकि मेरे पास इनके आंसर्स अवेलेबल हैं तो मैं इनको ना डायरेक्टली लिख देती हूँ। हाँ जी, हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स क्या आएगा? नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है इस सिस्टम का? नेचुरल रिस्पॉन्स है ना जो 1/2 वाला था। ये वाला, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा इस तरह से और हमें देख के पता चल रहा है कि दिस नेचुरल रिस्पॉन्स इज कैन बी कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, और फोर्स्ड रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है या पर्टिकुलर सोल्यूशन, दैट इज -2 1/3n u ऑफ n। ये हमारे पास फोर्स रिस्पॉन्स है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है दैट इज़ बेसिकली सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, होमोजेनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सम भी कह सकते हैं इसको। लेकिन जो ये वाला फोर्स्ड रिस्पॉन्स है ये हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो इसको तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिट रिस्पॉन्स है लेकिन ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ पे आर लिखना चाहिए, यस। दिस इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स लेकिन दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। मैं मुझे ना ये वाई ऑफ खाना ये भी सही समझ आई, इसमें कंफ्यूज है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इसमें आपको क्या समझ नहीं आया।
मैं थोड़ा सा यहाँ ये से जो y ऑफ c आया ना, जी, ये कैसे आया है? बाकी पीछे वाले स्टेप आप मतलब ये वाली टर्म जो लिखी है सबसे ऊपर, यस ये एक्स ऑफ थोड़ा सा हो जी गया। और एच ऑफ जी को मल्टीप्लाई करके आई है ना। तरह मैं देखती हूँ पुरानी मेरे पास अच्छा 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 हाँ, फिर तो इजीली आ हाँ, गया। ये मेरे ठीक है पास एक्स ऑफ एन था ना ये वाला, और मैंने ये बताया था कि एक्स ऑफ एन अगर ये हो तो एक्स ऑफ जी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एक्स ऑफ जी ये लिखा हुआ है और ये एच ऑफ जी है। वो ठीक है, इस ठीक है, तरह से समझ आ गई। मैं डायरेक्टली देख रहा था उसको y ऑफ n से कंपेयर करके, तो वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा अब क्लियर है? हाँ ये तो ठीक है। अच्छा, और हमारे पास इसी सवाल का दूसरा पार्ट ये था कि आउटपुट हमने निकालनी है अगर हमारे पास जो इनपुट है वो ये वाला सिग्नल है। ठीक है। अच्छा, मैं ना इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई करके जो सिग्नल आता है ना वो लिख देती हूँ। उसकी कंप्यूटेशन आप प्लीज़ ट्राई करना। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है। हाँ जी, नेचुरल रिस्पॉन्स क्या आएगा इसका? इसलिए तो ये वाला। 1/2 वाला ठीक है। ठीक है, और फोर्स रिस्पॉन्स बाकी का पार्ट को बाकी का पार्ट यस, और इसको हम लिख सकते हैं 6.78 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये 2 कहाँ से आया है ये आप लोग कैलकुलेशंस करोगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और cos पाई बाई 4n माइनस 28.7 डिग्रीज और साथ u ऑफ n। ओके, तो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। यस, क्योंकि ये टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ये डाई डाउन होता जाएगा। और जो हमारा फोर्स्ड रिस्पॉन्स है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है दैट कैन बी टर्म्ड एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये मतलब ये कॉन्स्टेंटली वेरी करेगा, ये टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा। ओके, ओके। अच्छा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैं वो इक्वेशन लिख दी थी लास्ट में, अच्छा, आई एम सॉरी, मैं उसको हाँ बस ये बना।
उठा लूँ इसको? जी असद आप लिख चुके? तो मैंने लिख लिया मैम। मैं अच्छा पूछ जी। रहा हूँ एक रेडियन में और एक अ, डिग्री में, तो ये नहीं, इससे अलग इससे अलग। फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये दिस कैन ऑलवेज़ बी कन्वर्टेड इनटू रेडियंस फॉर्म, ठीक है। ठीक है? असल में देखो ना, अगर आपके पास कैलकुलेटर में पाई/4 की जब आप इसे कैलकुलेटर में निकालोगे तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि ये कुछ मतलब डेसि पॉइंट्स में आंसर देगा। तो अब हमें थोड़ा-सा तजर्बा हो जाता है कि पाई/, मतलब 3.14 होगा मसलन, तो उसने हमने पाई लिखना है। कुछ 1.57 समथिंग आएगा तो पाई/2 लिखना है। तो वो हमें थोड़ा-सा तजर्बा हो जाता है। 28.7 को डायरेक्टली रेडियंस में कन्वर्ट करके पाई के फॉर्म में लिखना थोड़ा-सा मुश्किल है। ठीक है। लेकिन अगर आप पॉइंट्स में भी लिख दोगे तो दैट वुड बी ओके। मतलब वो बिल्कुल उस बात का मतलब ये नहीं है कि वो गलत लिखा है आपने। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि ये जो है ना, ये शायद लास्ट टॉपिक यही आज किया जाएगा, कॉज़ैलिटी एंड स्टेबिलिटी। अच्छा, हम लोगों ने कॉज़ैलिटी को अब तक 2 तरीक़ों से समझा और देखा है। अगर हमारे पास डिफ़रेंस इक्वेशन गिवन हो, तो क्या हम उसको देखकर कॉज़ैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। हम आउट मतलब हम ये देखते हैं कि उस इक्वेशन में क्या पास्ट वैल्यू तो नहीं फ्यूचर वैल्यू तो नहीं चाहिए इनपुट की, ठीक है? तो उसको देखकर हम कॉज़ैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर हमें डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो। अच्छा, एच ऑफ एन को देखकर हम क्या कॉज़ैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नहीं? तो अच्छा, फिर इनका आइडिया भी। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि हमने ये चीज़ की है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। अगर एच ऑफ एन 0 हो फॉर एन लेसर देन 0, तो ऐसा सिस्टम कॉजल होता है। ओके। अच्छा, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये चीज़ की थी। आप लोग अपने ज़रा पुराने नोट्स देखना। नहीं याद ही नहीं है, मेरे नोट्स भी गुम है। वो बनवाने का कोई मकसद था? अच्छा, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में तो है। ओके, फिर तो उनको देखना आसान है कि चैप्टर 2 है, ये शायद सेकंड चैप्टर या सेकंड वीक या थर्ड वीक के होंगे, उसमें देखना। एच ऑफ एन अगर 0 हो फॉर एन लेसर देन 0, तो वो सिस्टम जो होता है ना, वो कॉजल होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है। ट्रांसफ़र फ़ंक्शन को देखकर क्या हम कॉज़ैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं? बड़ा आसान सवाल है। अच्छा, ओके। हमारे पास एच ऑफ़ ज़ी का अगर सिर्फ़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, यहाँ पे कोई मतलब कुछ इक्वेशन लिखी हुई है इधर, ठीक है? ज़ीज़ की फ़ॉर्म में। क्या ये इक्वेशन इटसेल्फ काफ़ी है? मैम अगर जी की नेगेटिव वैल्यूज हो, नेगेटिव पावर्स होगी, तो उसका मतलब है वो एन में माइनस आएगा, यानी हाँ, एन नहीं, आपकी माइनस बात वन बिल्कुल ठीक है, एन आपकी बात माइनस बिल्कुल वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हम लोगों ने बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था, अगर सिर्फ़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो किसी भी ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म का, तो काफ़ी है या ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है? नो। अच्छा, हमें आरओसी चाहिए, वेरी गुड। मतलब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखने का मतलब ये कि मेरे पास ज़ी की फ़ॉर्म में कोई इक्वेशन अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन ये जो इक्वेशन इटसेल्फ है मसलन, अच्छा चलो मैं इसको यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, एक इक्वेशन हम अज़्यूम कर लेते हैं, ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन अकेली काफ़ी नहीं है, हमें आरओसी भी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास आरओसी भी अवेलेबल है, तो क्या अब इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखकर हम सिस्टम की कॉज़ैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं? यस सिस्टम कब कॉज़ल होगा? मैम, वो जब डाइवर्स कर रहा होता डाइवर्ज कर रहा होता है। अच्छा, अब ओके, उर्दू मैम में उर्दू में आरओसी उर्दू में मतलब कैसे कहेंगे? मतलब वो जब सूरज आप कह रही थी सूरज अच्छा नहीं, को ये सूरज के बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो इट्स ओके। चलो अब अगर आपने सूरज का नाम लिया तो सूरज
कि मैं कहाँ जाऊँ, अंदर के बाहर? बाहर। बाहर से ठीक है, तो अगर मेरे पास इस तरह का सिस्टम है कि जिसमें एक सर्कुलर रीजन के बाहर का रीजन ROC है, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है ना ये कॉजल है। ठीक है, अब नाउ यू शुड बी वेरी क्लियर कि सिस्टम की हमारे पास तीन तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, एक उसकी डिफरेंस इक्वेशन, एक उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स और एक उसका ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ जी सिस्टम फंक्शन। तो इन तीनों इन्फॉर्मेशन में से मतलब इन तीनों इन्फॉर्मेशन में से कुछ भी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हमें देखकर ये पता चलना चाहिए कि सिस्टम कॉजल है या नहीं। मैम हम ये डायरेक्ट नहीं देख सकते कि ट्रांसफर फंक्शन में जो हमारे पास पोल्स हैं जी उसमें जो जी, मैम ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में जो जी है जी उसकी पावर से हम पता नहीं लगा सकते कि उसकी पावर अगर माइनस में है तो वो तो फिर नेगेटिव मतलब पास वैल्यूज होंगी उसमें। नहीं, हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि हम अ, देखो उसमें दो बातें हैं। एक एक बात तो ये है कि हम लोगों ने ये चीज़ पहले करके देखी थी कि अ, हम लोगों ने मतलब एक कॉजल और एक एंटी कॉजल सिग्नल को लेकर फिर हम लोगों ने मतलब इस तरह से करके देखा था कि कैसे बनता है, अगर आपको याद हो तो। उन दोनों सिग्नल्स की इक्वेशन जो है वो यही आ रही थी। कुछ इस तरह से याद है आपको? जी मैम वो प्रूव किया था, ठीक है मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, वो आप शुरू के लेक्चर में देखना, प्रॉब्ली वीक नंबर 6 का पहला लेक्चर होगा, मेरा ख्याल है। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है ना हाल ही इसको देखकर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरी बात है कि अगर मैं इसी को जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? आप देखो ना, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये कुछ मेरे पास इस तरह की चीज़ बनेगी। अब टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन मैं इसको ऐसे बता देती हूँ। जी मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ जी माइनस 1/2 y ऑफ z इज इक्वल टू z इंटू एक्स ऑफ z। इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना? यस मैम। ठीक है ना? अब आप ये चीज़ देखो कि ये कैसे लिखी जाएगी, x ऑफ n प्लस 1। जी तो मैम इसलिए ठीक मेरे है सर। पास मतलब ROC की इन्फॉर्मेशन होगी तो मुझे फिर ये पता चलेगा कि मैंने इसको किस फॉर्म में रखना है। ओके, अच्छा, तो हम लोगों ने मतलब अब अभी आज हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन की अवेलेबिलिटी से कॉज़ैलिटी की इंफॉर्मेशन निकालना सीखी। कल इंशाल्लाह हम स्टेबिलिटी को निकालना सीखेंगे। और ओके, इस हफ़्ते प्लीज़ आप ज़रा क्विज़ के लिए भी तैयार रहना। अ, मैं दिन जो है मतलब दिन और टाइम गुलबाज़ के साथ डिस्कस करके इंशाल्लाह फिर मतलब फ़ाइनलाइज़ कर लेंगे उसको, ठीक है? मैम एक रिक्वेस्ट करनी थी जी, आपसे। बताइए। मैम अगर असाइनमेंट थोड़ी सी डिले हो जाती है मैम, ये वाला जो वीक है ये काफ़ी पैक जाता है और पिछला जो वीक गुजरा वो भी काफ़ी मैम वो था पैक अप था, हमारे दो दो क्विजेज हुए सैटरडे को और मैम लैब रिपोर्ट्स भी रखी हैं तो काइंडली अगर आप थोड़ी सी आपकी क्या हेल्प करेंगे सबमिशन प्लीज। डेट है? असाइनमेंट की सबमिशन डेट क्या है आपकी? मैम दिस संडे कमिंग संडे, आर यू लेकिन मैम श्योर? वो वीकेंड्स पे हमें लेक्चर्स भी देखने होते हैं, रिपोर्ट्स भी बनानी होती है तो मैम असाइनमेंट है भी बड़ी तो वो फिर मुश्किल है क्योंकि। अच्छा, ओके, आप एक काम करना, आप मुझे मैसेज कर दोगे जी ठीक है मैम, ताकि सीआर से आपको मैसेज करवा ठीक है, दूंगी। ताकि मुझे याद रहे कि अभी मैं मतलब मुझे इसमें कोई मसला नहीं आगे करने में, लेकिन मुझे भूल जाएगा। तो आपने मुझे एक रिमाइंडर देना होगा। मैम चलिए ठीक है मैम, आपको मैसेज करवा ठीक, दूंगी। थैंक यू वेरी मच। जी बोलिए। मैम मेरे को रिक्वेस्ट करनी थी कि काइंडली आप वीकेंड पे नहीं क्विज दिया करें। अच्छा, मेरी गुलबाज से एक्चुअली बात हुई थी तो वो बड़ा विलिंग था कि वीकेंड पे क्विज अरेंज करने में। तो मुझे लगा मतलब मैं जब गुलबाज मुझसे कोई बात करेगा तो मैं उसको अज्यूम करूँगी कि वो क्लास के बिहाफ पे कर रहा है, मतलब सीआर जो है। तो वीकेंड पे आप वीकेंड पे नहीं लिया करें, वर्किंग डेज में नहीं लिया करें तो काइंडली। ये वाली बात तो आप गुलबाज के थ्रू कन्वे कर सकते हो ना मुझे, मतलब अगर मैंने उनसे बात की थी वो लेकिन वन हमारी टाइम चीज समझ थी, में वो उन्होंने ज़्यादा था सारे बच्चों ने तो इसलिए उन्होंने कराया था, तो अच्छा, हम भी दोबारा से पूछा।
ओके अच्छा, मैं फॉर सम रीज़न ये समझ रही थी कि आप लोगों को वीकेंड सूट करता है क्योंकि थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो अच्छा ओके, गिवन दिस फैक्ट आप लोगों ने चूँकि इसी सैटरडे को क्विज़ दिया है, अच्छा आज चूँकि आप लोगों ने इसी सैटरडे को क्विज़ दिया है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस फ्राइडे को क्विज़ लेना चाहूँगी तो आप लोग प्रिपेयर कर लोगे? जी मैम। अच्छा, चलो ठीक है, फिर टेंटेटिवली हम फ्राइडे रखते हैं, लेकिन फिर भी गुलबाज़ से बात करके ना फिर ही मैं आपको फाइनल टाइम बताऊँगी। अभी मैं ख़त्म करती हूँ मीटिंग क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है। बाकी प्लीज़ वो मुझे जो असाइनमेंट है ना उसकी एक्सटेंशन की अ, एक एक्सटेंशन का एक रिमाइंडर देना है मुझे आपने, ठीक है। ठीक है? और मैम वो एफआईबी का भी अब मिड मार्च तो आ गया मिड काफी आप ठीक कह रहे हो। हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसी वीक में आप कुछ लिस्ट वगैरह मिल जाए, ओके ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। चलो। या फिर अल्लाह हाफ़िज़।